कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण तथा नामकरण। अब देखिए जरा, ये जो आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, देखिए पहला चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा से मतलब हद से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, मतलब चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर में चैप्टर जैसे रखे जाते हैं। जैसे एक मूवी देखी होगी शायद, चुप चुप के, उसमें वो परिवार में बहुत ज़्यादा लोग होते नहीं, यादव राजपाल यादव की है, ठीक है, और शाहिद कपूर है। तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक फैमिली होती है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो पूछता है इसमें कितने लोग हैं, तो कहता है इतने इतने इतने, बहुत गिनाता है। तो कहता है इसको फैमिली का है, इसको जिला ना घोषित करा दो, मतलब इसको परिवार का है कह रहे हैं, इसको जिला घोषित करा दे। यानी कहने का मतलब इतने ज़्यादा मेंबर हैं उसमें, इतने ज़्यादा उस घर में मेंबर रह रहे हैं कि जितने गाँव से भी ज़्यादा हों। तो ऐसे ही यहाँ पर देखा जाए कि जो चैप्टर है, चैप्टर क्या होता है, एक स्पेशल चीज़ होती है चैप्टर के बारे में। इसमें क्या है, जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है, मेन चीज़ है, वो सारा का सारा कुछ है। तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है। अगर एक साथ आप पढ़ोगे तो कम से कम 3 4 5 महीने तक पढ़ते ही रहोगे। तो इसलिए क्या कर दिया गया है, इसको छोटे छोटे खंडों में अपनी तरफ से डिवाइड कर लिया गया है। जैसे पहला खंड मूलानुपाती सूत्र जनरेट करने वाला था, पहला परसेंटेज निकालने वाला हमने बता दिया आपको, फिर मूलानुपाती सूत्र जनरेट करने वाला था, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन का हिस्सा थोड़ा सा बता दिया गया कि भाई आपका जो हाइड्रोकार्बन का हिस्सा है, कैसे एल्केन जानेंगे, कैसे एल्कीन जानेंगे, कैसे एल्काइन जानेंगे। ठीक है, फिर उसमें संकरण कैसे जान लेंगे हम कि भाई कहाँ पर क्या संकरण है, कहाँ क्या है, सिग्मा पाई बॉन्ड जान लेंगे हम, यानी बॉन्डिंग जान लेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अभी और भी बची हुई हैं। तो अब इसमें क्या है, जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वर्गीकरण तथा नामकरण। वर्गीकरण का मतलब है कि हम कंपाउंड्स को किन किन हिस्सों में बांटेंगे। नामकरण की बात तो बाद में करेंगे हम, पहले क्या कर लें, बांट तो लें। ठीक है, जैसे किसी का नामकरण करना है आपको, मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, अब उसका क्या करना है, नामकरण करना है। तो नामकरण करने से पहले वर्गीकरण तो करना पड़ेगा कि नहीं करोगे। अगर वर्गीकरण नहीं करोगे तो गड़बड़ा नहीं जाएगा कि लड़का है कि लड़की है। यानी नामकरण करने से पहले आपको वर्गीकृत तो करना पड़ेगा कि भैया बॉय है कि गर्ल है। अगर आप उसको ऐसे ही सीधे अच्छा ये नाम हमको अच्छा लगता है, फिर वो थोड़े दिन बाद क्या होगा, बड़ा ऑड लगेगा। आपने तो मौज मौज में कह दिया। जैसे देखा होगा कहीं मौज मौज में नाम कहते रहते हैं, कल्लू गोरू पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। अब वो तो मौज मौज में कहा गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उस समय तो नहीं खलता है। हमारे पड़ोस में गाँव था, एक कुछ काम चल रहा था हमारे यहाँ घर में, तो एक आता था मिस्त्री, उसका नाम था भैयाऊ। अब इसका मतलब रखा थोड़ी गया होगा भैयाऊ, अब क्या गया होगा, उनको भैयाऊ भैयाऊ बोल रहे होंगे। अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, वही हो गया। जैसे घर में क्या होता है, बाबू बाबू, ऐसे कोई बच्चा है छोटा, उसको बाबू या कुछ बोल रहे हैं थोड़ा। अब क्या है, नहीं ध्यान दिया गया, वो क्या हो गया, वही नाम जनरेट हो गया। कोई पता चला है बहुत गोरा, उसको नजर ना लगे इसलिए कल्लू कल्लू बोल रहे हैं शुरुआत में। अब कल्लू कल्लू बोलते बोलते वो कल्लू ही हो गए। अब वो हैं बहुत गोरे, और जब नाम उनका पूछा कौन का नाम है भैया, कल्लू। अब वहाँ ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कल्लू बुला लो। अब आदमी जाएगा उनकी फिजिक के हिसाब से तो ढूंढेगा, वहाँ ढूंढ रहा है भैया काला कोई है ही नहीं। अब वहाँ तो नहीं दिखेगा, वो सामने खड़े हैं जो बहुत गोरे हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हमें क्या करना रहता है, पहले वर्गीकृत करना रहता है। अगर हम वर्गीकृत नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। तो जब हम नामकरण करते हैं इनका, देखिए ये एक छोटा प्रोसेस नहीं, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। और आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन इवेंट है, मेन प्रोसेस है। ठीक है, जो नामकरण है सारा का सारा कुछ यहीं से शुरू होता है। इसीलिए इसके पहले इतनी भूमिका बनाई जाती है कि इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, सारी चीज़ें कि आप धीरे धीरे जान लो। तो वर्गीकरण का मतलब है पहले हम कंपाउंड्स को वर्गीकरण तो कर लें। यानी कहने का मतलब जो आपको बताया कि नामकरण किसी का करना है, अब नामकरण करने के लिए हम पहले वर्गीकृत तो करें कि वो लड़का है कि लड़की है। अब बदला नाम हमको अच्छा लग रहा है बहुत, ठीक है, अब नाम हमने वो रख दिया, अब वो नाम सूट ही नहीं कर रहा है। सूट नहीं करने का मतलब था लड़का, नाम रख दिया लड़की वाला। या ठीक है, लड़की है कहीं, नाम रख दिया लड़कों वाला। बहुत से ऐसे कॉमन नाम हैं जो होते हैं, जैसे एक नीरज नाम है, लड़कों का भी होता है लड़कियों का भी होता है। एक अनुपम नाम है, होता नहीं होता है, कायदे में होना तो अनुपमा चाहिए वैसे, लेकिन अनुपम भी होता है, लड़कों के भी होते हैं लड़कियों के भी होते हैं। संतोष एक कॉमन नाम है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लड़के का भी नाम होता है लड़की का भी होता है, बहुत से ऐसे नाम हैं। हालांकि वो नाम बहुत कॉमन नहीं है, थोड़े अजीब से लगते हैं, विमल। अब ये अब सोच रहे होंगे अच्छा ऐसा कुछ है, होता है, लड़के का भी होता है लड़की का भी होता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं, होते किसके हैं, लड़कों के ही हैं, लगते वो लड़की के हैं। या
होते लड़कों के हैं, लड़की का नाम रख दिया गया, अब क्या ऐसे लगते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर नामकरण बहुत ढंग से नहीं किया तो आगे समस्या आने वाली है। अभी तो हमको मौज आ रही है, छोटा बच्चा है उसको प्यार से गुल्लू मुल्लू चुल्लू पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अब जब वही नाम हो जाएगा तब समस्या होगी। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको पहले वर्गीकरण करना पड़ता है, फिर जाकर हम नॉमेनक्लेचर पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि वर्गीकरण करें पहले तत्वों के वर्गीकरण का मतलब है कि हमने कंपाउंड देखा, कंपाउंड को पहले हमने अभी जो आपने इसके पहले देखा एल्केन एल्कीन एल्काइन यानी एन इन और आइन में वर्गीकृत किया। खुली श्रृंखला बंद श्रृंखला में वर्गीकृत किया कि जो हमारा कंपाउंड है वो कैसा है, खुली श्रृंखला का कंपाउंड है कि बंद श्रृंखला का कंपाउंड है। खुली श्रृंखला का मतलब है इसका ये सिरा भी ओपन होना चाहिए और ये सिरा भी ओपन होना चाहिए, मतलब आपका CH3 CH2 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 CH3 ये क्या है, ओपन चेन। ठीक है, ओपन है यानी श्रृंखला जो है वो खुली हुई है, इधर से शुरू है इधर पर ख़त्म है। क्लोज्ड चेन यानी बंद श्रृंखला, क्लोज्ड चेन मतलब बंद श्रृंखला का मतलब है CH2 या CH3। ठीक है, चला CH2 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 CH2, अब फिर आके जोड़ना है तो क्या करेंगे, एक बॉन्ड हटाएंगे यहाँ से CH2 और ये जोड़ दिया, तो अब क्या हो गया, क्लोज्ड रिंग हो गई। है वही चीज़ 1 2 3 4 5, इसमें भी शायद 1 2 3 4 5 वही सेम चीज़ है, एक जगह से चले हैं और वहीं पर आकर ख़त्म हुए हैं हम। लेकिन संरचना कैसी है, क्लोज्ड है, यहाँ पर ओपन है। ओपन है तो किनारों की वजह से वैलेंसी का जब ध्यान देंगे तो इसमें हाइड्रोजन क्या होंगे, 2 ज़्यादा होंगे, एक इस टर्मिनल पे एक इस टर्मिनल पे। अब अगर इन दोनों को मिला के हम क्या कर देंगे, बॉन्ड बना दें इनके बीच में एक, तो अब क्या होगा, एक इधर से वैलेंसी कम होगी एक इधर से वैलेंसी कम होगी, यानी इनके बीच अगर हम बॉन्ड बना देंगे तो यहाँ भी CH2 यहाँ भी CH2, CH3 की बजाय क्या हो जाएगा, CH2 CH2 हो जाएगा। ये वर्गीकरण है। यानी अब उसके बाद देखते हैं, ज़रा सुन लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरह का वर्गीकरण हो गया। अब अगर सिंपल सी बात करें हम तो भैया यहाँ पर वर्गीकरण हम दिखाते हैं आपको, फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं वर्गीकरण में, हो सकता है समझ आ जाए। आपका ये वर्गीकरण है, वर्गीकरण में हम कहेंगे कार्बन का यौगिक होगा। ठीक है, यानी कार्बनिक यौगिक होगा यहाँ पर, जिसको हम चाहें तो हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। अब हाइड्रोकार्बन कहेंगे तो वो क्या होगा, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला और काहे में टूटेगा, बंद श्रृंखला में टूटेगा। ठीक है, खुली श्रृंखला में टूट जाएगा और काहे में टूट जाएगा, बंद श्रृंखला में टूट जाएगा। अब उसके बाद जब खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला हो गया, अब भैया पहुंचेंगे बंद श्रृंखला पे। पहले देख लें जरा, अगर बंद श्रृंखला में पहुंचेंगे तो या तो साइक्लिक कंपाउंड होगा ही होगा। बंद का मतलब क्या, साइकिल जैसा, साइकिल का मतलब क्या होता है, चक्र, यानी बंद का मतलब है चक्र जैसा। अब चक्र में क्या होंगे, या तो एरोमेटिक होगा या तो नॉन एरोमेटिक होगा, यानी एलिफेटिक होगा। यानी कहने का मतलब है या तो एरोमेटिक होगा या फिर एलिसाइक्लिक होगा। नाम बहुत होते हैं, देखिए केमिस्ट्री में अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होते रहेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को पता चला बेंजीन रिंग बनाई है ये, इसको कोई फेनिल समूह कहता है, कोई बेंजीन रिंग कहता है, ठीक है, कोई आपका बेंजाइल कहता है, कोई कुछ कहता है। यानी कहने का मतलब एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम होते हैं इसमें व्यक्त करने के। तो अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम बंद श्रृंखला पर चलेंगे तो बंद श्रृंखला में क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर या तो एरोमेटिक आएंगे और या फिर आपके क्या आएंगे, एलिसाइक्लिक आएंगे, यानी एंटी एरोमेटिक आएंगे, यानी चक्रीय होंगे। आप चाहें तो इनको चक्री भी कह सकते हैं, बंद श्रृंखला वालों को क्या कह सकते हैं, चक्री भी कह सकते हैं, और इनको अचक्री भी कह सकते हैं। यानी ये साइक्लिक हैं और ये नॉन साइक्लिक हैं। तो यहाँ पर बंद श्रृंखला में एलिसाइक्लिक आएंगे और एरोमेटिक आएंगे, यानी केवल चक्री आएंगे, यानी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, ये आएगा। इसमें बात करेंगे खुली श्रृंखला में, तो खुली श्रृंखला में तो बहुत, ठीक है, अगर इनको यहाँ से देखेंगे तो अगर एलिफेटिक और एरोमेटिक का डिवाइडेशन करेंगे तो 2 तरह के कंपाउंड, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक। एलिफेटिक कन्फर्म खुली श्रृंखला वाले, एरोमेटिक बंद श्रृंखला वाले, समझ रहे हैं। एलिफेटिक बंद श्रृंखला वाले भी हो सकते हैं, बस एरोमेटिक ना होने चाहिए। कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, ठीक है, जायज़ है, क्योंकि है ही है ऐसा सिस्टम। अब देखिए एलिफेटिक और एरोमेटिक, जब इनका वर्गीकरण करेंगे तो 2 तरह के यौगिक, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। फिर से देखिए, एक एलिफेटिक और दूसरे एरोमेटिक। ठीक है, अब ये तो कन्फर्म है कि रिंग होगी इनमें, ठीक है, रिंग होगी।
और कोई ज़रूरी नहीं है कि सब रिंगें एरोमेटिक हो, मतलब अगर एरोमेटिक है तो कन्फर्म है रिंग होना है, लेकिन ये अनिवार्यता नहीं है कि जितनी रिंगें हैं सब एरोमेटिक होंगी, समझ रहे हैं। लेकिन ये अनिवार्यता है कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो रिंग होना अनिवार्य है, लेकिन रिंग है एरोमेटिक होना अनिवार्य नहीं है। अंतर को समझिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे एरोमेटिक, तो इसमें तो कन्फर्म रिंग है, इसकी कुछ सभी बेसिक डिफिनीशंस होंगी, कुछ इसके नियम होंगे कि कौन एरोमेटिक होगा, वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये देखें कि इनमें तो कन्फर्म भैया ये होना है, एलिफेटिक में कन्फर्म नहीं होना है। एलिफेटिक में आपके अचक्रीय यानी खुली श्रृंखला वाले भी होंगे और कुछ बंद श्रृंखला वाले भी होंगे जो एरोमेटिक नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं हमारी? जो एरोमेटिक नहीं होंगे और बंद श्रृंखला भी है, उनको भी हम कहाँ रखेंगे? एलिफेटिक में ही रखेंगे। क्लियर है? यानी एलिफेटिक का मतलब ये नहीं है कि केवल खुली श्रृंखला। एलिफेटिक अगर डिवाइडेशन कहें तो दो डिवाइडेशन है, एरोमेटिक और एलिफेटिक। जो एरोमेटिक नहीं है वो सारा का सारा कायम है एलिफेटिक में। ठीक है, अब इसमें बंद भी हो सकता है, खुली भी हो सकता है। ज़्यादातर क्या होता है? खुली श्रृंखला होती। बंद श्रृंखला को एक नई श्रृंखला एलिसाइक्लिक यानी केवल चक्रीय में डिवाइड कर दिया जाता है। अब जब हम एलिफेटिक के हिस्से में पहुंचेंगे, अब एलिफेटिक में फिर कहाँ पहुंचेंगे? खुली श्रृंखला वाले हिस्से पर पहुंचेंगे। तो जब खुली श्रृंखला वाले हिस्से पर पहुंचेंगे तो भैया उनको दो हिस्सों में बांटा जाएगा, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब है एल्केन्स जिनमें क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। असंतृप्त का मतलब है मल्टीपल बॉन्ड होनी चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है एक से ज़्यादा, यानी द्विबंध हो या त्रिबंध हो। नाम अलग अलग कहेंगे तो भैया द्विबंध वालों को क्या कहेंगे? एल्कीन, और त्रिबंध वालों को क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। क्लियर हो गया? ये इसका डिवाइडेशन है। थोड़ा बहुत जो क्लियर समझ में नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पड़ी रहती है, आप एक दो बार देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है आपको दोबारा तिबारा कन्फर्म हो जाए, लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे कि कंपाउंड्स मुख्यतः एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक अनिवार्य है कि रिंग वाले होंगे, कुछ नियम होंगे, जब वो फुलफिल करेगा तभी एरोमेटिक बनेगा, अन्यथा वो एरोमेटिक नहीं बल्कि क्या होगा? एलिफेटिक होगा। फिर उसके बाद अगर डिवाइडेशन कहें तो खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला का मतलब है ओपन चेन होनी चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। बंद श्रृंखला का मतलब है कि बंद होना चाहिए, खुला नहीं, यानी जहाँ से शुरू करें वहीं से गए। बंद श्रृंखला में दो तरह के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब है कुछ अलग टाइप के कंपाउंड एरोमेटिक, बाकी उसमें जो शेष एरोमेटिक नहीं है वो सब कैसे हैं? बंद श्रृंखला तो हैं लेकिन एरोमेटिक नहीं है, तो कैसे हैं? साइक्लिक कंपाउंड है, उनको एलिसाइक्लिक्स बोलते हैं। खुली श्रृंखला में वो एलिसाइक्लिक भी आ सकते हैं, यानी कहने का मतलब है इसमें क्या आएंगे? सारे खुली श्रृंखला में तो खैर खुली वो नहीं आ सकते, एलिफेटिक में आ सकते हैं। एलिफेटिक में सारे के सारे खुली श्रृंखला के, और जो एरोमेटिक नहीं है वो। क्लियर है? फिर जब एलिफेटिक पर पहुंचेंगे तो एलिफेटिक चाहे दो कह लो डिवाइडेशन, चाहे तीन कह लो उनको। अगर सिंगल डबल ट्रिपल के हिसाब से करोगे तो तीन डिवाइडेशन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। संतृप्त असंतृप्त से नापोगे तो दो डिवाइडेशन। संतृप्त का मतलब है सिंगल बॉन्डिंग, असंतृप्त का मतलब है डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग। क्लियर हो गई? अब जरा इनकी पहचान की बात करते हैं थोड़ा, अभी बाकी और डिटेल में देखेंगे। अब जरा पहचान की बात करें कि एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम देखेंगे शुरुआती टेस्ट अगर इनके देखें, लैब में जब हम परीक्षण करते हैं तो लैब के कुछ परीक्षण होते हैं भौतिक गुण, जैसे आपने सुने होंगे। कुछ होते हैं भौतिक गुण, कुछ होते हैं रासायनिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है जो नॉर्मल बहुत आसानी से पता चल जाए, यानी आप हमको देख के बता दें हमारे भौतिक गुण तो पता चल जाएंगे, या बहुत आसानी से कोई बात हल्की फुल्की कही, हमने क्या रिएक्शन दिया, बहुत हल्का फुल्का ऊपर से ही, चेहरा देख के गुस्सा है कि नहीं है, कि किस तरह के मूड वाले हैं, इतना तो अंदाज़ा लगभग हो जाता है। आप आंतरिक नहीं जान सकते कि वाकई में हमारा नेचर क्या है, आप नहीं जान सकते जब तक आप क्रिया नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? आपने ऐसे बहुत अपनी लाइफ में लोग देखे होंगे, जब आपका काम खराब हो जाएगा, अरे हमसे बताया होता करा देते होंगे। कोई महंगा सामान खरीद लो, कितने का लाया भैया? 20 रुपये का। अरे बताया होता 15 का खरीद देते। यानी कहने का मतलब है हर जगह पर बता रहे हैं, लेकिन हमेशा कहते हैं कि कभी कोई समस्या है तो बता देना। एक बार समस्या पड़ी आपको, आपने याद कर लिया, भैया ये काम हमारा फंस गया, ज़रा करा दो। अरे ये तो नहीं हो पाएगा इस बार, अगली बार करा देंगे। यानी कहने का मतलब है पहले हमेशा भौकाल बना रहे हैं कि अरे हमसे बताया होता हम करा देते। ऐसे ही हमारे जानने वाले हैं, वो क्या है,
कुछ काम था, इलेक्शन ड्यूटी थी, तो अब उनसे कहा गया कुछ समस्या थी, हमेशा कहें अरे इलेक्शन ड्यूटी करते बताया करो, कटवा दिया करें। मतलब इलेक्शन ड्यूटी बहुत बड़ी चीज़ होती, कटती उठती नहीं है। अगर आप नहीं उसको सीरियसली लेंगे तो जेल तक हो जाती है उसमें। तो बहुत कठिन काम होता है भैया इलेक्शन ड्यूटी। कोई अगर है इस तरह का व्यक्ति, मान लीजिए इलेक्शन ड्यूटी करा, तो इलेक्शन ड्यूटी में जो हम लोग जाते हैं तो जो ईवीएम और बक्सा लेके जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि अपना बच्चा और साथ में बच्चे को भले छोड़ देंगे, बक्से को नहीं छोड़ेंगे, ईवीएम को, क्योंकि वही सब कुछ होता है वहाँ। वही सब कुछ होने का मतलब अगर वो सलामत रहेगा तभी नौकरी सलामत रहेगी, तभी आगे की फैमिली सब सलामत रहेगी। अगर वो गया, सब गया, नौकरी भी छीन लेंगे, जेल में भी को डाल देंगे। यानी कहने का मतलब है बड़ा रिस्की काम होता है इलेक्शन ड्यूटी करना, लेकिन अब मजबूरी है गवर्नमेंट में तो करना तो पड़ता ही पड़ता है। जब जाओ कभी, ठीक है, मेन जिम्मेदारी होती है पीठासीन की, जो एक अधिकारी होता है उसका, ठीक है। और हम लोगों को क्या है, ग्रेड पे इतना ज़्यादा है सैलरी का कि हम लोगों को अधिकारी रैंक का यानी पीठासीन ही बना दिया जाता है। अब क्या होता है, पहली बार अभी ड्यूटी करने गए थोड़े दिन पहले, जो पिछला वाला था, उसके पहले तो किसी तरह से एडजस्ट हो गया, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। तो अब क्या है, इस पिछली बार गए, अब पहली बार गए उसमें बना दिया गया पीठासीन। अब क्या है, सारे तो अंडर में, अब जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी, अगर गड़बड़ भी होगा तब भी तुम्हारी है, ब्यौरा तुमको रखना है, कितना पड़ा कितना भेजा गया, हर घंटे में ब्यौरा मांगा जाता है, यानी काम बहुत कठिन होता है। तो अब ये कहा गया कि यहाँ पर अगर बात करेंगे हम, तो मेन काम क्या है, मेन काम अगर देखा गया जिम्मेदारी वाला, तो क्या हो गया, वो चीज़ होगी। अब यहाँ पर एक हिस्सा हमने डिफाइन कर लिया, यानी कहने का मतलब है अगर हम कहीं बात कर रहे हैं तो हम कोई चीज़ क्या कर दे रहे हैं, एक फिक्स कर दे रहे हैं कि भैया ये काम है। तो वो हमेशा ऐसे ही सेखी वगैरह करता था, कहता था अरे बताया होता यार, तो ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। एक बार क्या हुआ, ज़रूरत पड़ी हमको, कोविड बहुत था, जब कोरोना बहुत था तब इलेक्शन था, शायद जानते होंगे। तो अब क्या हुआ, उस समय भैया कोई नहीं जाने को तैयार था, कौन मरने जाता वहाँ। अब सिस्टम ये था, इतनी भीड़ होती है इलेक्शन में भैया, ये हाल होता है। आरएमपी में हम लोगों को बक्से वक्से मिलते हैं उसके लिए, अभी पिछली बार की बात बता रहे हैं, इतनी भीड़ थी, बस खड़े हो जाओ, गेट तक पहुँचने चलने की आवश्यकता नहीं, बस आप खड़े हो जाइए। इतना धक्का लगता था कि आप गेट के बाहर तुरंत हो जाएंगे, मतलब रुकने की ज़रूरत नहीं वहाँ पे। यानी अब सोचो, कोविड चल रहा था, एक तरफ कह रहे हैं दूरी बनाओ, एक तरफ इतनी भीड़ है कि खड़े हो जाओ तो वहाँ गिरोगे, जाके निकल जाओगे, यानी चलने की ज़रूरत नहीं। तो रिस्क तो था ही। तो हमने भैया उसको याद किया संयोग से कि भैया ऐसी सी बात है, इस बार समस्या है, थोड़ा देख लो। तो कह रहे भैया इस बार तो मामला ज़्यादा सख्त है, ठीक है, इस बार नहीं हो पाएगा, अगली बार देखेंगे। यानी कहने का मतलब वैसे हमेशा कह रहा है, जब हमने याद कर लिया उसको काम पे, तब वो कह रहा है हमारे बस की बात नहीं है, अब आगे देखो। तो यही सिस्टम इनमें भी, कंपाउंड्स में भी पाया जाता है इसी तरह का, कि कुछ होते हैं जो तैयार तो हैं भैया, हम ही हैं जो कुछ हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो पीछे हट जाएंगे, ठीक है। जब आप पूरी टेस्टिंग करोगे तब आप वास्तविकता जान पाओगे, वरना तो ऐसे व्यक्ति आपको बड़े अच्छे लगेंगे, अरे यार ये तो बड़े अच्छे हैं, जो कोई काम को अरे हमसे बताया होता करा देते, ये होता होता। जब एक बार टेस्ट कर लोगे उनको, तब अंदाज़ा लगेगा कि यार अच्छे नहीं है ये तो, ठीक है, कि मेन मौके पे धोखा देने वाले हैं। कल तक कहेंगे कि काम हो जाएगा, जब काम आएगा तो कहेंगे भैया अब ना हो पाएगा हमसे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर इनकी बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब, जो ऊपर से देख रहे हैं या हल्की फुल्की रिएक्शन से जो आपको पता चल जा रही है, वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो हम क्या करते हैं, जब भी टेस्टिंग करते हैं कंपाउंड्स की, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से ही करते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो बाद की बात है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या देखेंगे, कुछ रंग वंग देखते हैं, ठीक है, घोल घाल के थोड़ा बहुत देखेंगे, जला वला के देखेंगे। तो क्या होता है, एक फ्लेम टेस्ट होता है। फ्लेम टेस्ट का मतलब है जलाने का टेस्ट होता है। तो जब फ्लेम टेस्ट यानी जलाने का टेस्ट होता है, तो एरोमेटिक और एलिफेटिक की पहचान के लिए क्या किया जाता है, कंपाउंड दिया, कंपाउंड को जलाया जाता है। जब हम कंपाउंड को जलाएंगे तो देखेंगे कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो धुएं के साथ या काले धुएं के साथ जल रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे कि या तो बिना धुएं से जल रहे हैं, या अगर धुआं निकल भी रहा है तो सफ़ेद धुआं निकल रहा है, काला धुआं नहीं। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है एलिफेटिक और एरोमेटिक में। एलिफेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं आपके, वो सफ़ेद धुएं या बिना धुएं, सॉरी कौन सा शब्द क्या बोला था, एलिफेटिक एरोमेटिक, एलिफेटिक बोला था, हाँ तब तो सही था। एलिफेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, या तो बिना धुएं के साथ या सफ़ेद धुएं के साथ जलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो काले धुएं के साथ जलते हैं। पहली पहचान ये। दूसरी पहचान महक से होती है, ठीक है, कि एरोमेटिक पदार्थ, एरोमेटिक शब्द जो है
वो एरोमा से बनकर निकला है। एरोमेटिक, जो एरोमा, एरोमा का मतलब जानते हैं? नहीं, इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश में पूछिएगा कभी या सर्च करके देखिएगा। एरोमा जो शब्द होता है, एरोमा का मतलब होता है सुगंध, सुगंधित पदार्थ, एरोमा। तो जो एरोमेटिक चीज़ है वो काहे से निकली है? एरोमा से निकली हुई है, इसलिए ये क्या होते हैं? सुगंधित होते हैं। तभी कहा जाता है एरोमेटिक पदार्थ में एक विशेष गंध होती है, यानी एक अच्छी गंध होती है। अब इससे आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि बहुत से एलिफेटिक कंपाउंड्स भी ऐसे मिलेंगे जो अच्छी महक देते हैं, जैसे एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड में क्या होती है? बहुत अच्छी फलों जैसी या सेब जैसी बढ़िया महक आती है। उसका उपयोग परफ्यूम वर्फ्यूम बनाने में भी किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ कंपाउंड वहाँ के भी हैं जो क्या कर रहे हैं? अच्छी दे रहे हैं। कि जैसे कहीं कहा जाता है, आपने देखा होगा कुछ जाति सूचक शब्द होते हैं कि ये लोग ऐसे हैं या ये लोग ऐसे हैं, ठीक है। जैसे कहावत की, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, जाति सूचक ही तो है कि धोबी यूज किया गया। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, यानी तेली की वहाँ पर बेइज्जती की गई। तो क्या सब ऐसे होंगे? सब तो नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब एक कहावत कही गई है, मतलब ऐसे होते होंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ऐसे हों। तो आप ये कह सकते हैं, देखिए कुछ टैग्स लगे हैं सभी जातियों पर कि ये हैं तो ऐसे रहे होंगे, ये हैं तो ऐसे रहे होंगे। आज का सिस्टम चेंज है पूरा। आज आपको ऐसे लोग नहीं मिलते। आप देखोगे सामने व्यक्ति खड़ा हो, आप उसको ड्रेसिंग सेंस से या उसके बोलने के तरीके से, इन चीज़ों से आप ऑब्जर्व नहीं करा सकते कि भैया ये किस कैटेगरी का है, किस वर्ण से बिलोंग करता है। वो पहले के ज़माने चले गए कि जो मेन उच्च वर्ण वाले थे, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय थे, वो यहाँ पर बैठे रहते थे, ठीक है। बाकी सारे क्या हैं, ठीक है, कुछ उनके अंडर में काम कर रहे थे, उनके काम फिक्स थे। अब कोई काम फिक्स नहीं है। अब आपने देखा होगा सफाई कर्मी सबसे ज़्यादा तो पंडित होंगे, हमको लग रहा होंगे, नहीं ना? सफाई कर्मी पोस्ट निकली थी एक, ठीक है, 37,000 रुपये सैलरी है उनकी, लगभग गवर्नमेंट नौकरी है। सबसे ज़्यादा क्या होंगे उसमें? पंडित मिलेंगे। जबकि सफाई कर्मी किसका काम था? फिर वही चीज़ है, आपने जो बोला है वही जाति, यानी उसके लिए क्या है, वो शब्द डिफाइन था कि भैया वो सब साफ़ सफाई करेंगे गंदगी गंदगी की। लेकिन अब क्या है, पंडित भी बहुत नौकरी कर रहे हैं सफाई कर्मी में, तो अब क्या वो झाड़ू नहीं लगाने जाएंगे किसी दूसरे के यहाँ? बिल्कुल लगाने जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो नाली भी साफ़ करेंगे, नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब है अब कोई सिस्टम नहीं रह गया है। तो वही चीज़ है कि जब कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं तो कंपाउंड्स में कुछ पहचानें होती हैं थोड़ी बहुत, कि ये कंपाउंड ऐसा होगा, ये कंपाउंड ऐसा होगा, ये कंपाउंड ऐसा होगा। लेकिन भैया केमिस्ट्री अपवादों से भरी पड़ी है, अपवादों से भरी पड़ी है। जरा सा भी कुछ सही देखोगे, पड़ोस में एक अपवाद लगा होगा। ये तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनको क्या कह दिया जाता है? अपवाद कह दिया जाता है। तो यहाँ पर जो 3 प्रॉपर्टीज़ आपको बताई, एक क्या हो गया? सुगंध आएगी। जब आप देखेंगे उसमें तो एक अच्छी सी महक होगी, तो अंदाज़ा लगेगा कि एरोमेटिक हैं। आप जलाएंगे तो काले धुएं के साथ जलेंगे, क्योंकि कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है। इसको भी किसी दिन डिटेल में बताएंगे, कल बार ये अगले दिन मतलब। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर जलाएंगे तो काले धुएं के साथ जलेंगे, ठीक है। जल वल में घोलेंगे तो मुख्यतः तेली प्रकृति के होते हैं, तो नहीं घुलेंगे। ये कुछ बेसिक पहचान है जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम कन्फर्म नहीं कह सकते कि हम एरोमेटिक कह रहे हैं कि एलिफेटिक कह रहे हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो होंगे वो क्या होंगे? आपके एलिफेटिक की कैटेगरी में चले जाएंगे। अब क्या होंगे? कन्फर्मेटरी टेस्ट होंगे इनके। कन्फर्मेटरी का मतलब है अब केमिकल रिएक्शंस होंगी, उनके आधार पर हम क्या करेंगे? कन्फर्म कर पाएंगे कि कौन सा भैया एरोमेटिक है, कौन सा एलिफेटिक है। अब पहली चीज़ तो खुली श्रृंखला देख ली हमने, तो क्या हो गया? एलिफेटिक कन्फर्म हो गया। एरोमेटिक की बात करेंगे तो श्रृंखला नंबर 1, 3-4 पॉइंट हैं इसके। नंबर 1 आपका क्या होना चाहिए? श्रृंखला बंद होनी चाहिए। पहली चीज़ अगर बात करेंगे तो क्या होना चाहिए? बंद श्रृंखला होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है एकांतर क्रम में सिंगल और डबल बंद होने चाहिए। तीसरी चीज़ है कि प्रत्येक कार्बन sp2 होना चाहिए। चौथी चीज़ है कि क्या होना चाहिए? उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या या रिंगों की संख्या फिक्स होनी चाहिए। और अगला पॉइंट है हकल का नियम पालन हो, मतलब हकल के नियम का पालन होना चाहिए। अब अभी आपको जानते नहीं हैं, तो अगले दिन इसको डिटेल में समझाएंगे कि जो आपके एरोमेटिक हैं उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पहचान करेंगे, ठीक है। चलिए।